स्वागत है आपका स्पीड अप साइंस में। आज देखिए यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 2011 से है 2020 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जो 2023 में जो मॉडल पेपर आया है, जो मॉडल पेपर आया है बोर्ड द्वारा, हम लोग उसका क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे उसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो देखिए ये छड़ चुंबक के चारों ओर, ये हमारा मैग्नेट हो गया, छड़ चुंबक हो गया। अब देखिए इसके चारों ओर कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं खींचिए। तो देखिए मैग्नेट में क्या होता है, ये चुंबकीय बल रेखा है वो जो निकलती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर यहाँ से आती है, नॉर्थ से साउथ की ओर आएगी। देखिए यहाँ से इधर आया है, यहाँ से भी नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर आया है सभी में। अब देखिए ये तो हुआ हमारा, ये बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा है। लेकिन वही जब कह देगा कि अंदर बताइए चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबक के अंदर जो ये चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर आती है, साउथ से नॉर्थ की ओर यहाँ पे ये आती है। और ये जो है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर देगी। देखिए यहाँ से ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है एक दूसरे को, और ये जितना निकट रहेगा उतना ही स्ट्रांग होता है ये चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, मतलब उसको बताइए। और जो मॉडल पेपर में पूछा है 2023 में जो पूछा है उसमें बोला है कि चुंबकीय बल रेखाओं के उसमें दो गुण को पूछा है, दो गुणों के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर हम आपको देखिए दो गुण है, उसको चार गुण बता दे रहे हैं। देखिए जो चुंबक हमारा था यहाँ पे, जो उस टाइम ये हमारा नॉर्थ था इधर, और इधर जो है साउथ था। यहाँ से ऐसे निकला था, ऐसे आ रहा था, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे आया था, ठीक। और अंदर जो जाएगा साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। देखिए गुण क्या होता है, हम लोग देखिए अब इसको देख रहे हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है चुंबक के उत्तरी ध्रुव, यानी नॉर्थ से यहाँ से शुरू हो रहा है, नॉर्थ से शुरू हो रहा है मेरा, नॉर्थ से शुरू होकर प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव एस पर समाप्त होती है तथा एक बंद वक्र का निर्माण करती है। परंतु चुंबक के अंदर, देखिए यहाँ पे चुंबक के अंदर की बात कर रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा जो होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। देखिए यहाँ से साउथ से नॉर्थ की ओर हो रहा है। सेकंड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती है, यहाँ की बात कर रहा है। जैसे यहाँ से ये ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे बहुत निकट हो रहा है, जहाँ पे ये बहुत अधिक निकट होती है वह चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। प्रबल करने का मतलब कि वो जो वहाँ पे मजबूत होती है, इसलिए ध्रुवों पर क्षेत्र रेखाएं निकट होती है। ये जो हमारा ध्रुव है यहाँ पे ये जो रेखाएं वो निकट है। देखिए फिर कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ फिर कह रहा है कि कोई दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कभी भी ये रेखाएं जो है ना, एक ये नहीं कि ऐसे आया ऐसे क्रॉस करेगा, कभी नहीं ये क्रॉस करेगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नेत्र की सामंजस्य क्षमता से क्या अभिप्राय है। ये भी 2023 में आप लोग देख लीजिएगा, मॉडल पेपर आया है जो बोर्ड द्वारा है उसका क्वेश्चन है। तो देखिए नेत्र की सामंजस्य क्षमता कहने का मतलब कि कभी आदमी कभी दूर की वस्तु देख लिया, कभी दूर की वस्तु देख लिया, कभी निकट का देख लिया, तो उसको तो बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई चीज़ युक्ति होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे उसी को यहाँ पे ये बता रहा है। देखिए कह रहा है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समायोजित करके निकट तथा दूर की वस्तु को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। जब भी हमारा रेटिना पर ही फोकस करना है, कभी क्या होता है कि रेटिना के बाहर बनने लगेगा, कभी रेटिना के अंदर ये प्रतिबिंब बनने लगता है, तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए हमारा उसको नेत्र की एक समंजसन क्षमता होती है। देखिए समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना पर बनाएगा तो वो क्यों बनाता है, किस प्रकार से, तो उसकी जो युक्ति होती है उसको हम लोग सामंजस्य क्षमता कहते हैं कि वो बना रहा है, कभी बाहर चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से होता है। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये हमारा ये हो गया यहाँ पे, और इधर हमारा लेंस बना हुआ है, ये हमारा रेटिना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि निकट दृष्टि दोष हो गया। देखिए निकट दृष्टि दोष में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बन करके ये यहीं पे बनने लगता है, यहाँ पे बनने लगता है। इधर से जो रेखा ऐसे आती है यहीं पे बनने लगता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अवतल लेंस लगा लेते हैं। अवतल लेंस लगाते हैं तो ये क्या करता है कि प्रकाश को ये फैलाने का काम करता है। ये जो है प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। तो अब जो यहाँ से रेखा आएगी वो यहाँ पर ना बन करके, यहाँ पर ना बन करके सीधे यहाँ पर बनाएगा, रेटिना पर बनाएगा, ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो इस फिर ये तो हो गया हमारे निकट दृष्टि दोष की। और दूर दृष्टि में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है ये रेटिना हो गया ना, तो यहाँ पे बनने लगेगा। तो इसको हम लोग करने के लिए, दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग ये नहीं लगा करके यहाँ पे सिंपली उत्तल लेंस लगाते हैं। तो ये प्रतिबिंब जो है हमारा फिर से यहाँ रेटिना पर बनना, यहाँ ना बन करके यहाँ पर बनने लगेगा। तो इसी को हम लोग सामंजस्य क्षमता कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति है, कैसा है वो, निकट दृष्टि दोष का है।
1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस की किस प्रकार होना चाहिए? तो देखिए ये निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि जो दिखाई देता है, देखिए एक चीज़ आप लोग दिखाई कन्फ्यूजन न पहले, जो दिखाई देगा, जो दिखाई देता है, जैसे नज़दीक का दिखाई दिया तो निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर का दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अब इसको दूर करने के लिए क्या होता है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग मायोपिया बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम बिंदु तथा निकटतम बिंदु दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी होनी चाहिए? तो देखिए दूर का तो कोई वो लिमिट नहीं है, वो मैक्सिमम हो सकता है। देखिए मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत हो जाता है, और जो निकट होता है वो जो है 25 सेंटीमीटर होता है, जिसे इस सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें दोस्तों, देखिए कह रहा है अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई होती है, तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे कह रहा है अंतिम पंक्ति में बैठा है और श्याम पट पढ़ने में दिखाई देती है, यानी कि उसको जो है निकट की वस्तु जो है उसको दिखाई दे रही है, तो यह विद्यार्थी जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। दूर की वस्तु यहाँ पे देखने में दिखाई उसको दिक्कत हो रहा है, लेकिन नज़दीक का दिखाई दे रहा है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अब देखिए इसको संशोधित करने के लिए या दूर करने के लिए उच्च क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और ये अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहा जाता है इसको, अवतल लेंस को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दृष्टि दोष, इस टॉपिक से क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया है, तो ये कंफर्म हो लीजिए कि ये जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन इसका रहेगा ही रहेगा। देखिए मोतियाबिंद के बारे में पूछा है कि मोतियाबिंद क्या होता है, तो ये ओल्ड एज में होता है, ये होता है ओल्ड एज में। जैसे अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है ना, वो दूधिया और धुंधला हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है, या पूर्ण रूप से ये दृष्टि जो है क्षय हो जाती है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, शल्य चिकित्सक जो है ना, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन होता है, इसके बाद जो है दृष्टि का वापस लौटना जो है संभव हो जाता है। मतलब इसमें मैक्सिमम देखा गया है कि ये मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसको अच्छा से कर दिया जाए तो वो वापस जो है हमारा रोशनी आ जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष हम लोग वहाँ पे बताए हैं, लेकिन यहाँ फिर देख लेते हैं। देखिए कह रहा है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो इस दोष में जो है व्यक्ति जो है निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, और इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। ऐसे दोष जो है इसको दूर कैसे किया जाता है, तो इस पे देखिए, अच्छा इसको देख लेते हैं। इस दूर बिंदु अनंत पर न बनकर नेत्र के पास आ जाता है, मतलब कि जो दूर बिंदु है वो कहाँ आ जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, वो नेत्र के पास ही हो जाएगा हमारा। आइए यहाँ पे देख ले रहे हैं कि ये दोष उत्पन्न क्यों होता है, तो ये दोष उत्पन्न होता है कैसे, तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, तब ये हमारा हो जाता है, इस दोष उत्पन्न होता है। देखिए इसका निवारण क्या है, देखिए इस दोष का निवारण करने के लिए उच्च क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अवतल लेंस का तो उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का काम क्या है, देखिए जैसे हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, ये प्रकाश को फैलाता है। देखिए पहले हमारा ये है रेटिना, ठीक है, यहाँ पर बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेटिना पर बन रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये निकट दृष्टि दोष में हम लोग निकट दृष्टि दोष ही देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, प्रतिबिंब हमारा इधर ही बन जाती है, ये रेटिना है तो यहाँ पे ना बन के यहाँ पे बनने लगता है, तब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं क्या, यहाँ पे अवतल लेंस लगाया जाता है, तब ये क्या करता है, ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने लगता है। इसको हम लोग फिगर से देख रहे हैं। जैसे देखिए निकट दृष्टि दोष है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इधर से जो प्रकाश आ रही है आई से, ये ई जो है हमारे आँख में जो है उत्तल लेंस होता है, अब यहाँ से क्या होता है, ये प्रतिबिंब जो है हमारी इधर ही बनने लगी। ये तो दोस्तों हमारा क्या है, ये रेटिना है हमारा, ये रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनने लगा। अब देखिए इसको हम लोग इसको कर रहा है कि दोष युक्त नेत्र ये है, अब इसको हम लोग दूर कैसे करेंगे उसको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको जो है इस संशोधन इसको मतलब दूर कैसे किया गया है, तो ये जो है हमारा इसको हम लोग अवतल लेंस लगाए हैं, तो अवतल लेंस क्या करता है, ये प्रकाश को फैलाता है, जैसे यहाँ बन रहा था प्रकाश को फैला करके ये जो है रेटिना पर प्रतिबिंब, ये जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने लगा, तो इससे हमारा जो है निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष का बात करें तो दूर दृष्टि में जो है दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब देखिए ये क्यों होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, इस कारण से ये होता है। अब देखिए
हम लोग दूरदृष्टि दोष को हम लोग निवारण इसका क्या है, तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। मतलब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस द्वारा। देखिए ये तो हमारी सामान्य स्थिति में दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए ये जो है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे यहाँ से प्रकाश है, यहाँ आँख हो गया हमारा, ई हो गया, अब इसमें से यहाँ से जो प्रतिबिंब जो प्रकाश आता है, ये देखिए ये तो हमारा रेटिना हुआ, रेटिना पर प्रतिबिंब न बन करके यहाँ पे बन रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रतिबिंब जो है ना वो रेटिना के बाद बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। आइए नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस लगाया गया है। तो ये उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को ना एक बिंदु पे लाता है, एक बिंदु पर लाता है। यहाँ रेटिना पर ले आके बनाएगा, तो प्रतिबिंब हमारा जब रेटिना पर बनेगा तो दोष जो है हमारा दोष उसका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, निवारण में इसका वो सही से काम करने लगेगा। अब देखिए एक जरा दृष्टि दोष होती है, जरा दृष्टि दोष जो है ओल्ड एज में होता है। ये जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है, ये जो होता है ओल्ड एज में, ये ज़्यादातर देखा गया है कि 40 से 50 के एज में होता है ये। देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में सामंजस्य क्षमता घट जाती है। जो वो सामंजस्य क्षमता होती है निकट की वस्तु देखने के लिए और दूर की वस्तु देखने के लिए, वो कम हो जाता है। तो अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जो है जरा दृष्टि दोष हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या होता है, कारण जो है पक्षभामी पेशियाँ, जो पीछे की पेशियाँ होती है, ई की जो आँख के पीछे की पेशियाँ, उसको कह रहा है धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण ऐसा हो जाता है। जो एक क्रिस्टलीय लेंस होता है हमारे आँख के पिछले भाग में, वो जो है लचीलापन उसका जो है ना कमज़ोर हो जाता है, उसके लचीलेपन में कमी आ जाती है, इस कारण होता है। और देखिए इसका निवारण क्या है, तो इसका निवारण जो है हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे आया है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति प्रायः द्वीप फोकस लेंसों की आवश्यकता होती है, द्वीप फोकस लेंस की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसके ऊपरी भाग में, जैसे यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो चश्मा होता है, तो इसमें ऊपर वाला में ये ऊपर वाले भाग हो गया और ये नीचे वाला भाग है। तो इसके ऊपरी भाग में जो होता है, देखिए यहाँ पे ऊपरी भाग में जो है यहाँ पे अवतल लेंस होता है और निचली भाग में जो है उत्तल लेंस लगा होता है। इस प्रकार से ये जो है आपका ये कौन सा था, जरा दृष्टि दोष हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और मॉडल पेपर में आपका क्वेश्चन था कि ओम के नियम को यहाँ पे उसमें पूछा था कि ओम के नियम में क्या जो है अचर रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है। देखिए अचर ताप पे बोले तो ये अचर कह रहा है कि यानी कांस्टेंट ताप पे टेम्परेचर क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। कह रहा है किसी चालक से बहने वाली विद्युत धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर के अनुपाती होती है। अनुपाती मतलब कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी चालक से आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है और चालक के दोनों छोरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है। तो ओम के नियम से यहाँ पे कह रहा है जो है आई जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल है किसके, भी के, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं भी प्रोपोर्शनल होता है आई के। अब जब ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या हो जाता है, देखिए प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो v इक्वल टू आई आर होता है। अब यहाँ से हम लोग आई फाइंड कर लिए, तो आई इक्वल हो जाता है हमारा क्या, v अपॉन आर, जहाँ आर जो है चालक का प्रतिरोध होता है। और विद्युत धारा जब यहाँ पे आई निकालेंगे, तो देखिए विद्युत धारा जब यहाँ पे आई निकाला है तो इसको जो है हमारा v जो है विभवांतर हो जाएगा वोल्ट अपॉन प्रतिरोध हो जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया था 2023 के, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछा था, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, जिसमें अपचयन एंड उपचयन दोनों होता है, उसी को रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उसमें दोनों हो रहा है, उसमें दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, और वो अभिक्रिया जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होते हैं। अब देखिए किसका अपचयन हो रहा है किसका उपचयन हो रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए उपचयन में देखिए उपचयन में क्या होता है कि यहाँ पे लॉस होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का भी लॉस होता है, और ये तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता ही है। अब देखिए एक और पॉइंट होता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का लॉस या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि, ये दोनों होगा किसमें, हमारा होगा उपचयन में। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो उपचयन हुआ है,
तो यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन का लॉस या फिर ऑक्सीजन का वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया है ना, ऑक्सीजन का गेन, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे हमारा उपचयन हो रहा है। और अपचयन में क्या होता है, देखिए अपचयन में क्या होगा, तो अपचयन में जो है आपका हाइड्रोजन का उल्टा हो जाएगा, जैसे उसके हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका जो है लॉस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो गया है। तो यहाँ पे एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए, वियोजन और संयोजन के लिए। तो देखिए वियोजन मतलब होता क्या है, विखंडन होता है, वियोजन मतलब विखंडन होता है, और संयोजन मतलब क्या हो गया आपका, जहाँ पे ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पे संयोजन, संयोजन मतलब ऐड होना, ऐड होना। देखिए जैसे वियोजन हुआ, ए है और प्लस बी, वियोजन हो रहा है, विखंडन होगा तो ये क्या बनेगा, ऐसे नहीं, हम आपको ऐसे समझा रहे हैं। देखिए वियोजन मतलब क्या, विखंडन अभिक्रिया। जैसे देखिए ये इस कैल्शियम कार्बोनेट है, विखंडित होकर क्या बन गया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये विखंडित हो गया, टूट गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस है, ये भी देखिए विखंडित हो गया यहाँ पे PbO में और NO2 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, विखंडन या वियोजन अभिक्रिया। आइए ना यहाँ पे देख ले रहे हैं हम संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। देखिए अब जैसे संयोजन कार्बन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा CO2, इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्यों कहेंगे, क्योंकि संलयित हुआ है, जुड़ रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। आइए यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, कह रहे हैं संयोजन, इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयोजित होकर किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए ये यौगिक हो गया, एक ये हो गया, ये क्या किए, संयोजित होकर एक यौगिक का निर्माण किए, यहाँ पे एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पे जल बनाया, तो एक यौगिक बना दिया, कंपाउंड बना दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे संलयन अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया इसको कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए इसको छूट गया है वियोजन अभिक्रिया में। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक यौगिक विच्छेदित होकर, मतलब क्या होता है, टूटता है, टूटकर या विखंडित होकर दो या दो से अधिक नए यौगिक को बनाता है। देखिए कि यहाँ पे नया यौगिक बनाया और यहाँ पे यौगिक बनाया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऊष्माक्षेपी और ये आपका जो है मॉडल पेपर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, जैसे ऊष्मा जो है उसमें रिलीज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यहाँ पे जल बना है। यहाँ पे देखिए क्या है, ऊर्जा हमारा निकलती है, ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है, तो वो हीट के फॉर्म में निकल रही है। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया यहाँ पे देख लेते हैं, तो कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। तो इसमें देख लीजिए जैसे हमारा ये हो गया NH4 CN से अभिक्रिया किया, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है ऊर्जा हमारा, जैसे यहाँ पे ऊर्जा निकल रहा था और यहाँ पे जो है ऊर्जा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं भी ऊर्जा हमारा निकल नहीं रहा है। तो ये जो है हमारे कौन सी अभिक्रिया में आ जाएंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आ जाएंगे। ये होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या कहें या फिर रिएक्शन कहें, उसमें आ जाता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। देखिए प्रतिरोध जो चालक का एक गुण होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है, मतलब उसको रुकावट आता है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, उसको चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। लेकिन विद्युत धारा की प्रबलता प्रतिरोध पर निर्भर करती है, सही बात है, मतलब चालक को बहने में कितना जो है उसको रुकावट आ रहा है, रुकावट नहीं होगा तो चालक का जो चालक में जो विद्युत धारा है वो अच्छे से फ्लो करेगी। उसमें परिपथ में प्रतिरोध, देखिए अगर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान घट जाता है, जाहिर सी बात है, प्रतिरोध उसको कहीं भी रुकावट डालिएगा तो कम धारा बहेगा, और प्रतिरोध घटाने पर, प्रतिरोध अगर कम हो जाए तो परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध परिपथ में उत्पन्न विभवांतर और बढ़ती देखिए यहाँ पे बढ़ती धारा आई हो और परिपथ में उत्पन्न विभवांतर भी हो, तो कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जैसे हम V=IR होता है, यहाँ से ये निकालिए, यहाँ से आप सब आपका फॉर्मूला ही निकल जाएगा, तो यहाँ से R निकालिएगा तो V/I हो जाएगा, वोल्ट/एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस पूछ रहा है, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका पूछा है क्या, ऐसा ही मात्रक पूछा है, इसका ऐसा ही मात्रक जो है ओम होता है, और इसको हम लोग इस सिंबल द्वारा निरूपित करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है, प्रतिरोध को संयोजन क्या है। तो प्रतिरोध को हम लोग दो पार्ट में संयोजित करते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम में होता है। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखिए फर्स्ट में श्रेणी क्रम में होता क्या है, श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में वो स्थिर रहेंगे इस प्रकार से, ये जो है आपका श्रेणी क्रम है। समांतर क्रम में देखिए एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे,
तो ये लाइन भी अगर आप लोग समझें तो ये लाइन जो है समानांतर है। ये लाइन कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो ये जो है हमारा समांतर क्रम में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन दिया नहीं है, ऐसे मॉडल पेपर में मिलेगा तो हम इसको डिटेल्स करेंगे, लेकिन अभी हमें ये मॉडल पेपर में दिखाई नहीं दिया है। अगर दिखाई हम देखते हैं फिर से, अगर ये होगा तो इसको हम लोग डिटेल्स में समझाएंगे। देखिए बायोगैस इसके बारे में दिया था, बायोगैस गैस के संगठन में कौन कौन सी गैसें होती है। तो देखिए बायोगैस कहें या फिर जैव गैस का है, इसमें जो है मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है का एक मिश्रण होता है, जिसमें जो है 65% मीथेन होता है, जिस कारण यह उत्तम ईंधन का कार्य करता है। इसमें जो है ना ये मीथेन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये अच्छे ईंधन के रूप में आते हैं। देखिए कह रहा है ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्त योग्य मानते हो, मतलब वो खत्म हो चुका हो। तो देखिए कोयला भी एकदम समाप्ति के कगार पे हो, आपका पेट्रोलियम का वही हाल है, समाप्ति के कगार पे है। अब देखिए कह रहा है कि मतलब ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं कि ये 200 साल में जो है ना लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं फिर से नए क्वेश्चन के साथ, जो मॉडल पेपर में हो या फिर NCERT में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।